नमस्कार बच्चों। आज हम फिर मनहर चौहान द्वारा लिखे व्यंग हिंदी हमारी मातृभाषा है के शेष बचे हुए हिस्से का पाठ विश्लेषण करेंगे। पिछले पाठ की कड़ी जोड़ते हुए मैं थोड़ा सा पिछले पैराग्राफ के बारे में बताता हूँ कि मनहर चौहान हिंदी में होने वाली मात्रा संबंधी जो भूलें हैं, गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उनको उदाहरण सहित अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं के आधार बनाकर बता रहे हैं कि कैसे कैसे हिंदी में मात्राओं के साथ खिलवाड़ होता है। और ये खिलवाड़ अशिक्षित लोग तो करते ही हैं, उसके अलावा पढ़े लिखे लोग और व्यवसायी लोग भी करते हैं। ये देखिए, यानी फिल्म निर्माता करते हैं, पढ़े हुए लोग करते हैं। एक उदाहरण से बताया कि एक व्यक्ति ने नाम पूछा और नाम बताया मनहर चौहान, और मनहर चौहान के उसने कितने रूप बना डाले, और उसको तो यहाँ तक कह दिया है कि आपके सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे इसलिए आपका नाम नहर चौहान है। और इसी प्रकार जब एक फिल्म निर्माता को लिखी हुई चिट्ठी कि आपने पात्र परिचय में नाम की वर्तनी गलत है, मात्राएं गलत लगी हुई है, तो उसका जवाब क्या आया, अंग्रेजी में आया। उसका हिंदी अनुवाद लेखक ने हमें बताया कि सब कुछ मेरी फिल्म में सब कुछ सही जगह नहीं था, गलत था, गलत जगह पे लगा हुआ था, संगीत गलत जगह पे लगा हुआ था, गीत संगीत गलत जगह लगा हुआ था, उसकी वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा फिल्म का। तो मात्राओं के गलत लगने से कौन से फ़र्क पड़ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? लोग तो फिल्म देख रहे हैं, फिल्म चल रही है, तुमने भी देखी है ये बात। अब कोई ऐसा जवाब आए तो आदमी क्या करेगा, सर पकड़ के ही बैठेगा फिर तो। ये उत्तर पढ़कर मैंने मुट्ठियाँ भींच सकता आदमी मुट्ठियाँ गुस्से में, दांत पीसे, दांत भी पीस सकता, कमरा बंद करके उछल कूद भी मचाई। उछल कूद क्यों मचाई भाई? गुस्सा आया, किसी और पे तो गुस्सा निकाला नहीं जा सकता, तो आदमी अपना गुस्सा निकालना उछल कूद करके ही निकाल सकता है। जब आदमी मजबूर हो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता किसी और पे, तो आदमी फिर इसी तरह से निकालता है। लेकिन निर्माता बम्बई में था और मैं दिल्ली में था। जेटीयू में भी ये दुनिया कितनी बड़ी है कि मैं दिल्ली में था और फिल्म निर्माता जिसने जवाब दिया वो बम्बई में था। अगर नज़दीक होता तो मैं उसको कुछ बताता, लेकिन हाय रे मजबूरी कि मैं दिल्ली से उड़ के बॉम्बे नहीं जा सकता, और बम्बई में उस फिल्म निर्माता को दो चार बातें नहीं सुना सकता, उसको सुधार नहीं सकता। ये मजबूरी थी और इस वजह से मुट्ठियाँ भींची, उछल कूद की, दांत भींचे और अपना गुस्सा किसी न किसी तरीके से निकालने का प्रयास किया। फिर सोचा यार दिल्ली मतलब बम्बई तो दूर है दिल्ली से, क्यों ना मैं अपने आसपास ही सुधारने की कोशिश करूं। मैंने तेज में कि बम्बई के निर्माताओं को सुधारने के लिए मैं बम्बई जाऊं, उसको कुछ कहूं, उसको बात कहूं, इससे बढ़िया है कि मैं अपने दिल्ली, मेरे मोहल्ले, मेरे घर, पहले यहाँ सुधारूं। तो पहले मुझे दिल्ली की ही सुध लेनी चाहिए, जहाँ की मैं इंदिरा गांधी के साथ रहता हूँ। क्योंकि जिस समय ये लेख लिखा गया था 1969 में, उस समय इंदिरा गांधी का शासन था देश पे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सुधार की शुरुआत हमेशा अपने घर से ही होनी चाहिए। ये बात सही भी है, तर्कसंगत भी है, नीतिगत भी है कि हम दुनिया को सुधारने चलें। दुनिया तो नहीं सुधरती है, लेकिन शुरुआत अगर हम अपने घर से करें सुधारने की, कोई भी परिवर्तन करने की, सुधारने की ही नहीं, कोई भी काम करने की, तो अपने घर से करना चाहिए, ताकि हम दुनिया को उदाहरण दे सकें। पता चले आपके घर में तो सब कुछ बिगड़ा बिगड़ा पड़ा है और आप दुनिया को सुधारने चले हो, तो ये भी बात अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ मारवाड़ी में एक कहावत है, अगर आप लोगों ने भी सुनी हो तो, कि घर का पूत कंवारा डोले और पड़ोसी के पूत के फेरे दिलवाए। यानी घर का बेटा तो अभी कंवारा है और पड़ोसी के बेटे की शादियां करवाते फिर रहे हो। वही वाला मामला यहाँ पर भी है कि हम दूर देश के या दूर के शहर के लोगों को क्या सुधारें, अपने पहले दिल्ली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के लोगों को सुधार लें। और ये अच्छी बात भी है कि अपने घर से ही सुधार की शुरुआत
होनी चाहिए। तो इसी सुधार के उपक्रम में लेखक ने अपने घर का चप्पा चप्पा छान मारा कि मेरे घर में तो कोई गड़बड़ नहीं है भाई, कोई गलत लिखा हुआ नहीं है हिंदी का। पहले देखें, सिर्फ एक जगह थी जहाँ हिंदी गलत लिखी हुई थी, और उसका दोषी मैं नहीं था, हास्य रस की एक पत्रिका और उसके प्रकाशक थे। यानी मेरे घर में मैंने देखा तो मैं नहीं था, उसकी एक पत्रिका के ऊपर नाम गलत छपा हुआ था। और हास्य रस की कोई पत्रिका थी जो डाक से आई हुई थी, वो पड़ी हुई थी डाक में, और उसका प्रकाशक लेखक होने के नाते मुफ्त में फ्री में भेजा करता था। उसका ये नया अंक आया और उसको खोला, लिफाफे पे मेरा नाम लिखा हुआ था मनोहर चौहान, मनोहर चौहान। तो जो आदमी हिंदी की गलतियां सुधारने का बेड़ा उठाता और कहता कि मैं अपने घर से ही शुरुआत करता हूं, अगर उसकी घर की आने वाली डाक में अगर उसका नाम ही गलत आएगा तो फिर वो क्या करेगा? सोचो किस पे खींचेगा वो। और उसने किया कि मैंने नाम और पता लालशाही से काट दिया, क्योंकि वो तो मनोहर चौहान है, मनोहर चौहान नहीं। तो कहा कि नहीं, ये नाम किसी और का है, मेरा नहीं। काट कर ऊपर लिखा यह आदमी मर चुका है, प्रेषक को वापस करें, को पास करें, और डाक खाने को वापस। बीबी को उसी वक्त बुलाकर मैंने कहा इसे डाक में डाल आओ। बीबी ने लालशाही से लिखे अक्षरों को ज्यों ही निगाह डाली, वह बुरी तरह बरस पड़ी। आपको शर्म नहीं आती मेरे सुहाग के साथ खिलवाड़ करते? यानी तुम लिख रहे हो कि ये पति मर गया, मर चुका है, ये व्यक्ति मर चुका है, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे पति को मार रहे हो। तो तर्क देता है कि नहीं भाई, मेरा नाम तो मनहर है, ये तो मनोहर है, ये तो कोई और है। पर लेकिन पता तो अपना है, कि पता अपना होने से क्या हुआ, नाम तो मेरा नहीं है। मनोहर चौहान तुम्हारा पति नहीं है। मैंने डपट कर कहा, लिफाफा उसके हाथ से छीना और स्वयं जाकर लाल डब्बे में डाला। उसी दिन शाम को कीर्ति नगर के नक्शे पर मेरी निगाह पड़ी। जिस क्षेत्र में हमारा लेखक रहता है, कीर्ति नगर दिल्ली का एक रिहायशी इलाका है, उसके नक्शे पर निगाह पड़ी। निगम द्वारा दिल्ली के प्रत्येक नगर में खूबसूरत नक्शे लगाए जाते हैं ताकि नए आने वालों को अपने दोस्त दुश्मनों के बारे में पता नक्शे से देख के लग जाए, किसका घर कहाँ है, किसको संभालना है, किसको मिलना है, किसको ठोकना है, किसको ठुकाना है, ये पता लग ले, मतलब नक्शा देख के। लेखक का मतलब ये, ताकि ठिकाना ढूंढने में आसानी रहे। कीर्तिनगर का नक्शा दो सप्ताह पहले ही लगा था। मैंने देखा अंग्रेजी में कीर्तिनगर बिल्कुल सही लिखा है, KIRTINAGAR, कीर्तिनगर अंग्रेजी में सही लिखा है, क्योंकि अंग्रेजी में मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती ही नहीं है, न टांग में लगती है, कहीं नहीं लगती है। अंग्रेजी में तो बस लगातार चले जाओ, 5 स्वर है, AEI U और Y, ये 5 स्वर है। इन 5 स्वरों को ही बदल बदल के इधर उधर लगाते रहो, तो वहाँ झंझट है ही नहीं मामला। और वहाँ कभी कभार इनकी चूक भी हो जाती है तो कोई झंझट नहीं पड़ता वहाँ पर, क्योंकि वहाँ BUT बट और PUT पुट होता है। यू कहीं ए बन जाता है, कभी ऊ बन जाता है, इसलिए वहाँ झंझट इतना नहीं होता है। लेकिन हमारे हिंदी में मामला ये अलग है। हिंदी में तो जो मात्रा आ की है तो आई बनेगी हर स्थिति में, ई की है तो ई बनेगी, ई नहीं बनेगी। यानी छोटी की मात्रा बड़ी भी नहीं बनेगी, वो हमेशा यथावत ही रहेगी। ये हिंदी में झंझट है, इसलिए थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हुआ ना तो फिर मामला बिगड़ जाता है यहाँ पर। मगर हिंदी में कीर्तिनगर के स्थान पर कृति नगर, क्या में नीचे टांग मर रहा लगा हुआ, कृति नगर। अब सुधारवादी लेखक की तो झन्नाटेदार सोचा कि ये क्या, मेरे रहते हुए, हिंदी के लेखक रहते हुए ये गड़बड़। मेरा रोम रोम सुलग उठा, और सुलगेगा नहीं, हिंदी का जो सुधारवादी लेखक है तो रोम रोम सुलगेगा। उसी समय घर पर जाकर नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी को एक बड़ा सा पत्र लिख डाला और लाल डिब्बे में डाला है। लाल डिब्बे यानी डाक में डाल दिया।
डाक का ज़माना था वो, टेलीफोन और मोबाइल और व्हाट्सएप वाला ज़माना तो है नहीं जो यूं फटाफट फ़ोटो खींची है, ये गड़बड़ है तुम्हारी और फटाफट व्हाट्सएप पर डाल दी, फेसबुक पर डाल दी। ये तो था नहीं भाई। आज के 50-52 साल यानी कि 1969 यानी मेरे जन्म का वर्ष था वो। मैं उसी जन्म में मेरा मतलब उसी वर्ष में मेरा जन्म हुआ था, यानी 51 साल पुराना ये मसला है। तो उस समय तो चिट्ठी थी, तो चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन चिट्ठियों के को लोग पढ़ते थे, उनका जवाब भी देते थे, उन पर कार्रवाई भी होती थी। भले वो कार्रवाई बड़ी विकृत हो वो एक बात अलग है, लेकिन कार्रवाई होती थी उस समय। थोड़े दिनों बाद में जनसंपर्क अधिकारी के महोदय का जवाब आया कि आपने जो मुझे मेरा ध्यान आकर्षित किया गलत नाम पर लिखे हुए पर, उसके लिए धन्यवाद। मैं थोड़े दिन में ही कर्मचारी वहाँ भेजूंगा, वो उसको सुधारेंगे। कुछ दिन बाद मैंने जांचा और नक्शे के पास जाकर देखा कि भाई सुधार दिया कि तो कृति नगर नहीं लिखा हुआ था जो शब्द मेरे, और देख देख कर मुस्कुराता, उसे तो पढ़ना ही संभव था। जरा आप पढ़कर बताइए ये क्या है। कीर्ति नगर का पहले था कृति नगर, कृति नगर। अब जो लिखा, जो रेप था वो की के ऊपर लगा हुआ था, वैसे तय के ऊपर लगना चाहिए, वो की के ऊपर लगा हुआ, तो वो रे सबसे पहले बोला जाएगा। रे का ये नियम है ऊपर वाले का कि जिस वर्ण के ऊपर वो लगता है उससे पहले उसका उच्चारण होता है। अगर कै के ऊपर लगा तो उसका उच्चारण क्या होगा? रकीती नगर, रकीती नगर, यानी रे भी आधा, क्योंकि सिरोरेखा से ऊपर वाला रे आधा होता है। रकीती नगर, ये तो कोई नाम ही है, उच्चारण करना मुझे ही मुश्किल हो रहा है, तो लेखक को भी हुआ होगा। इस शब्द को कोई पढ़ नहीं सकता। यदि आप इस शब्द को पढ़ ले तो जान जाइए कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। रकीती नगर, रकीती नगर, भैया मेरे को दिक्कत हो रही है पढ़ने में इसको। मैंने जन संपर्क अधिकारी को फिर चिट्ठी लिखी। जब सुधारवादी अपने सुधार पे आ जाता तो फिर रुकता नहीं, वो चिट्ठियां लिखता ही जाता है। सूचित किया कि सही शब्द कीर्ति नगर नहीं, रकीती नगर नहीं, कीर्ति नगर है। रेफ तय के ऊपर लगेगा, कै के ऊपर नहीं लगेगा, तय के ऊपर लगेगा, तब जाके वो कीर्ति नगर होगा। अधिकारी महोदय ने पुनः उत्तर दिया, ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद, हम पुनः अपना कर्मचारी भेज रहे हैं। जब मैंने पुनः कुछ दिनों बाद उन नक्शे को देखा, जांच की, तो कीर्ति नगर के बजाय उस पर लिखा हुआ था कीर्ति नगर, क्रय ई फिर रेफ वाला रे और ती, कीर्ति नगर। फिर लेखक क्या करेगा भाई? बैठा रहे, चुप होगा? नहीं बैठा। हमारा लेखक की क्या है जो चुप हो जाए? उसने फिर कीर्ति नगर शुद्ध करवाने के लिए, लिखवाने के लिए फिर चिट्ठी लिखी। अब केवल एक गड़बड़ी रह गई है, तय में बड़ी ई नहीं छोटी ई की मात्रा लगाइए, रेफ को जो का त्यों रहने दीजिए। फिर तीसरे पत्र में लिखा तो मात्रा कहाँ लगा दी? बड़ी की मात्रा लगा दी, कीर्ति, जबकि मात्रा छोटी की होनी चाहिए तय के ऊपर। फिर चिट्ठी लिखी और उस बताया कि कीर्ति में छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की नहीं होती है। अब आप सलाह दे सकते हो, लिखने का काम तो लिखने वाला ही करेगा नक्शे पे। लेखक कितने ही बड़े हमारे विचारक चिंतक रहे हों बेचारे, लेकिन लिखने वाला तो वही लिखेगा जो उसको आता है। जो पेंट करता है, पेंटर लिखता है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं, उसको बताए कुछ, वो लिखे कुछ। जो अधिकारी पर्दे वाले कमरे में बैठकर दस्तखत करता है फाइल पर, वो तो फील्ड में आके देखने से रहा, और आके देख भी लेता है तो उसको वो गलती पकड़ में आती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे अधिकारियों को नहीं आती है, कुछ कुछ पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको इतना अवकाश कहाँ कि वो अपने कार्यालय के उन कामों से फ्री होकर फील्ड में आके इस मतलब वर्तनी दोषों को ढूंढे। ये तो हिंदी के
लेखकों और कवियों और अध्यापकों और छात्रों का काम है कि वो ढूंढे हैं। उस बड़े अधिकारी के पास यही काम बचा क्या कि वो वर्तनी की उन दोषों को ढूंढता फिरे और ठीक कराए? अरे भाई, फिर अगर वही सारे काम करेगा तो हमारे हिंदी वालों का क्या होगा? हैं, हमें भी तो काम चाहिए। अगर ये गलतियाँ नहीं होगी तो हमें काम कैसे मिलेगा? हम गलतियाँ नहीं निकालेंगे तो हमें तो काम ही नहीं मिला। गलतियाँ करेंगे लोग तो हम गलतियाँ निकालेंगे, उनका शुद्ध कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे, और वो फिर गलती करेंगे तो हम फिर बताएंगे। एक रूप की स्थान पर फिर दूसरा रूप बताएंगे। यानी कि हमारा भी काम चल रहा है और उसका भी काम चल रहा है। देखिए, एक गलती से कितने फायदे, एक वर्ण की गलती से कितने फायदे। लेखक को काम मिल गया, लिखने वाले पेंटर को काम मिल गया, अधिकारी महोदय को भी चिट्ठी उट्ठी लिखने का काम मिल गया। तो इन 3 लोग व्यस्त हो गए ना भाई। तो फिर तो क्या है, 3 लोगों को काम मिल रहा है। अगर हिंदी की मात्राएं इधर से उधर हो जाती है तो क्या होता है? 3 लोग काम पे तो लग गए ना। अगर ये मात्राएं अगर यथावत रहती, सही सब बढ़िया शुद्ध होता तो किसी को काम नहीं मिलता। चुप, सब यथावत रहता सब। तो इसलिए मात्राएं की गलतियां तो होती आई है, होती रही है, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। और ऐसे ही हमारे कवि, विचारक, चिंतक, अध्यापक, छात्र, अध्येता सारे के सारे उस पर उंगली उठा के बताते रहेंगे। सामने वाला ठीक नहीं करेगा तो बार बार बताएंगे और ये क्रम चलता रहेगा। और अब तो मामला अंग्रेजी मीडियम का है भाई। और अंग्रेजी मीडियम वालों को तो अंग्रेजी के अलावा और कोई भाषा ढंग से आती नहीं है। मुझे लगता है उनको अंग्रेजी भी नहीं आती है पूरी। तो इसलिए उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है वो हमारी। तो हमारे तो हिंदी में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। जो अंग्रेजीदा लोग हैं उनको हिंदी बताने के लिए। इसलिए आज भी रोजगार की टंटा हिंदी वालों के पास नहीं है। कहीं ना कहीं काम उनको मिल ही जाता है। इतनी सारी किताबें छपती है उनके प्रूफ देखने के लिए, अखबार छपते हैं उनके में काम करने के लिए, और भी बहुत सारे काम हैं। इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारे कॉलेज हैं पढ़ाने के लिए, इतने सारे रेडियो स्टेशन हैं वहाँ बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए। इसलिए हिंदी वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं है, खूब काम है, बशर्ते कि आपको हिंदी आती हो। आपको हिंदी आए जाए कछु ना और फिर करे कि साहब काम नहीं मिल रहा, तो ये गड़बड़ है मामला। इसलिए अगर आपको अंग्रेजी आए या ना आए, अगर आप जिस भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, सपने देखते हैं, वो आपको सही आती हो ना, तो फिर आपको बोले अंग्रेजी नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका काम चल जाएगा। मेरे साथ भी यही है। मुझे भी जो आती है थोड़ी बहुत हिंदी आती है, अंग्रेजी तो कुछ नहीं आती है मुझे भी। तो इसलिए लेकिन फिर भी मेरा काम चल जाता है। लेकिन जब बात हिंदी की आती है तो वहाँ फिर अपन जानते हैं जितना उतना अपन बता देते हैं। तो 1 बार 2 बार 3 बार में भी लेखक 3 बार में तो लेखक ने कीर्तिनगर को नहीं सुधरा पाया। ये हमारी व्यवस्था पर भी एक करारा प्रहार है कि हमारी व्यवस्था की जो कड़ियाँ हैं वो कड़ियाँ किस तरह की है कि वहाँ बस काम हो जाना चाहिए, काम गिनना आना चाहिए, संख्या गिननी आनी चाहिए। वो काम कैसा है, उसका स्तर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कहीं ध्यान में नहीं दिया जाता। बस काम हो गया, संख्या बढ़ गई एक, ये है। दिल्ली में नक्शे लगने थे सारी कॉलोनियों के, नक्शे लग गए, बोर्ड लग गए, कॉलोनियों का नाम लिखने थे, लिख गए। वो कैसे लिखे हैं, शुद्ध लिखे, अशुद्ध लिखे, किसी को जांचने की कोई फुर्सत नहीं है। तो ऐसे में ये व्यवस्था के ऊपर भी एक तीखा व्यंग है। लेखक इस कथा, कहानी और किस्सा गोई के माध्यम से हमें ये व्यंग ही तो समझा रहा है कि व्यवस्था हमारी कैसी हो गई है। और व्यवस्था में हम सब शामिल हैं भाई, अधिकारी नहीं, समाज का हर वर्ग शामिल है उसमें। अगर व्यवस्था बिगड़ती है तो भी हमारी ही वजह से बिगड़ती है। व्यवस्था अगर सुधरती है तो उसके पीछे भी हम ही हैं, हमारी वजह से सुधरती है। इसलिए इस व्यवस्था को बनाने और बिगाड़ने की जिम्मेदारी सामूहिक है। तो इसलिए लेखक ने, बेचारे ने बीड़ा उठाया है। देखते हैं, देखें आगे वो अपने इस बीड़े में सफल होता है कि नहीं है। कीर्तिनगर को
कीर्ति नगर शुद्ध करवा पाता है या नहीं करवा पाता है, ये तो फिर आगे पता चलेगा। आज के इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं और फिर अगले व्याख्यान में हम आप लोगों से मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।